उसे। मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब छोड़े प्लीज साहब छोड़े, इन्होंने कुछ नहीं किया साहब। साहब उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने देखा वो गोविंद कंपाउंडर उस लड़के के साथ था और वो लड़के का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और वो लड़की उसको जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने उस लड़की को बचाने की कोशिश की थी। हमारे हॉस्पिटल की बदनामी हो जाती। साहब वो क्या बात कर रहे थे वो मैं सुना नहीं ना साहब, मेरे कान में ईयरफोन लगा हुआ था। अच्छा, ये ईयरफोन लगा के ड्यूटी करता है तू? हाँ, कहानी तो बहुत अच्छी बनाई है तूने, लेकिन वो लड़की अब तक मरी नहीं है और दुआ कर कि वो लड़की जिंदा रहे। कहीं अगर वो मर गई ना तो तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? साहब मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया साहब। देखो तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो। तुम सिर्फ हमें अपने माता पिता के बारे में बता दो ताकि हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। परेशान होंगे ना? देखो हमने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है जो तुम्हारे साथ उस दिन छत पे था। उसका ये कहना है कि तुम छत से कूदने की कोशिश कर रही थी और वो तुम्हें बचा रहा था। क्या ये सच है? अच्छा तुम चाहो तो सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे सकती हो। क्या नाम है तुम्हारा? कहां से आई हो? इस हॉस्पिटल में क्यों आई तुम? आखिर कौन थी ये लड़की और क्या हो रहा था उसके साथ? क्या कोई उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा था या फिर वो खुदकुशी करना चाहती थी? पुलिस उन घटनाओं को देख रही थी जो उनके सामने हुई थी और उन्हीं घटनाओं से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही थी। आपके हॉस्पिटल की छत से एक लड़की नीचे गिर जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं मालूम कि लड़की कहाँ से आई, कौन है। कोई सुसाइड करने हॉस्पिटल नहीं आता। या तो वो लड़की यहाँ किसी रिश्तेदार से मिलने आई थी या फिर किसी डॉक्टर से। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लड़की और आपका कंपाउंडर गोविंद छत पर कैसे गए? राणे, यस सर। इस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट है सबको उस लड़की की फोटो दिखाओ। किसी न किसी को कुछ मालूम होगा। ओके सर। अरे ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मोबाइल क्यों तोड़ रही हो? क्या पतिदेव, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। अरे 3 महीने पहले खरीदा था मैंने, 15,000 रुपए का मोबाइल है वो। क्या जिंदगी वाली बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है वो लड़की अस्पताल की छत से कूद गई है। सर ये देखिए, ये प्लास्टर के निशान और ये व्हीलचेयर। ये प्लास्टर के निशान यहाँ से टेरेस तक गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की इस व्हीलचेयर पर बैठकर खुद यहाँ पर आई और खुद को घसीटते हुए वो टेरेस पर गई और वहां से छलांग लगाकर उसने सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं राणे, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी ने ये निशान जानबूझ के बनाए हों ताकि उनको ये लगे कि हमें ये लगे, पुलिस को ये लगे कि वो लड़की अपने आप चल के गई है टेरेस पे, उसके बाद में वहां से उसने जंप मार दिया, वो सुसाइड किया। लेकिन ऐसा है नहीं हकीकत में। क्वाइट पॉसिबल सर। उस लड़की के पैर में प्लास्टर है, अपने आप वो छत पे नहीं जा सकती। कोई जबरदस्ती यहाँ पर आया, हॉस्पिटल में आया, उसको खींचता हुआ छत पे लेके गया और वहां से उसको धक्का दे दिया। और ये सारी चीजें आपकी मौजूदगी में हुई। लेकिन सर वो छत पे कैसे गई वो मुझे पता नहीं पड़ा। लेकिन सर आप यकीन कीजिए, इसमें हमारा कोई भी स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है। ऐसी नीच हरकत आपके स्टाफ का एक आदमी अगर कर सकता तो मेरा शक किसी भी जाएगा। याद रखिएगा। राणे चला। तेरी वजह से उस लड़की की जान अभी भी खतरे में है। उसे दोबारा मारने की कोशिश की गई है। अभी तो बता दे, कौन मारना चाहता है उसे? साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो यहाँ बंद हूँ। देख, मैं जानता हूँ कि इस कांड में तेरे साथ और भी कई लोग हैं। अगर तू तेरी भलाई चाहता ना, बता दे उन लोग के नाम।
साहब मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। ले खा ले। तुझे तो अपनी जान की परवाह है नहीं, लेकिन तेरी वजह से कंपाउंडर गोविंद जेल में बंद है। तू सच क्यों नहीं बता देती पुलिस को? देख, पुलिस के सामने मुंह खोल दे, सच बोल दे, गोविंद को जेल से छुड़वा दे। इस पर तो किसी बात का कोई असर नहीं है। लड़की की पहचान अब तक पेशेंट नंबर 1087 बनी हुई थी और लड़की की चुप्पी ने इस केस को बेहद मुश्किल बना दिया था। पुलिस की सारी जांच पेशेंट नंबर 1087 और हॉस्पिटल से जुड़े लोगों के बीच में घूम रही थी, लेकिन कहीं और एक क्राइम और हुआ था। पर उसका इस लड़की से क्या संबंध था, अब तक इसकी पुलिस को कोई खबर नहीं थी। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सब वो रचना से मिलना साहब। कौन रचना? वो जिसका फोटो डाला अखबार में आप लोगों ने साहब, वो हमारा बेटी है, वो उससे मिलना साहब हमको। देखिए, आप लोग ऐसा नहीं मिल सकते, मुझे मेरे साहब से बात करनी होगी। अरे अपनी बेटी से मिलने के लिए आपके साहब की इजाजत लेनी पड़ेगी? हाँ देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मैं साहब से बात कर लेता हूँ, फिर मैं आप मिल लीजिए। एक मिनट में बात कर लेता हूँ। हेलो सर। बेटी, सर, वो दो लोग जो खुद को इस लड़की के माँ बाप बता रहे थे, उनमें से जो औरत थी उसका मुंह इस लड़की ने नोच लिया सर, और उसके बाद वो दोनों भाग गए। रचना, बेटा आपका नाम रचना है ना? बोलिए बेटा, आपका नाम रचना है? अच्छा एक बात बताइए, जो दो लोग आपसे मिलने आए थे अभी, कौन है वो? अगर माँ बाप हैं तो फिर आपने उनका मुंह क्यों नोचा? बोलो रचना, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं एक। रचना, पेशेंट नंबर 1087 का पुलिस को नाम मिल गया था रचना, लेकिन वो अनजान लोग कौन थे जो रचना से मिलने आए थे और अपने आप को रचना के माता पिता बता रहे थे? और अगर वो सच में रचना के माता पिता थे तो रचना ने उनका मुंह क्यों नोच लिया था? आखिर क्या रिश्ता था उनका रचना से? जाहिर था कि रचना के दिल में उनके लिए बेहद नफरत थी, लेकिन इस नफरत की वजह क्या थी? और पुलिस के सामने रचना ने चुप्पी क्यों साध रखी थी? सर, एक लड़की अपने माँ बाप के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो औरत और वो आदमी हमसे झूठ बोल रहे हैं कि लड़की उनकी बेटी है? हो सकता है रानी, लेकिन जब तक वो लड़की अपना मुंह नहीं खोल देती हम किसी भी नतीजे पे पहुंच नहीं पाएंगे। सर, मुझे लगता है कि उस लड़की पर हमें प्रेशर बनाना चाहिए, सब कुछ सच उगल देगी। नहीं रानी, ऐसे हालात में हम उस पर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकते। तुम एक काम करो, उन दो लोगों के बारे में पता लगाओ, सीसीटीवी से उनकी फोटो निकालो, अपने सारे इन्फॉर्मर्स को बांटो। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। एक तरह से देख के बता, इन दोनों को जानता है? हाँ जानते हैं ना साहब, यहीं पास में घर है इनका, दोनों अपनी दुकान पे आते जाते रहते हैं। ये आदमी माधव मालवी नाम है इसका, और ये इसकी पत्नी जानकी। एड्रेस बता सकता है? पानी पियो घोड़ों के जैसे और काम गधों के जैसे करो। पता नहीं क्या सोच के तुम लोगों पे भरोसा कर लिया मैंने। अरे तो क्या करते, देखा नहीं बिल्ली की तरह नोच डाला है। अरे तुम हम गए थे तो कम से कम उसको लेकर ही आ जाते। अब तक चुप है वो, लेकिन अगर पुलिस के सामने कुछ बक दिया तो? लेकिन चुप। सुनो, घर आ जाओ, कुछ काम है। तुम लोगों से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए किसी और से ही करवाना पड़ेगा। निकलो तुम लोग यहाँ से। भाई साहब, हम लोग गलत आ गए हैं, आप लेफ्ट ले लो, आगे से लेफ्ट। सुनिए। हाँ जी। ये जानकी मालवी और महादेव मालवी यहीं पे रहते हैं क्या? हाँ सर, यहीं पे रहते हैं। उनके घर पे ताला है, कहाँ गए कुछ पता है? कहाँ जा रहे हैं ये तो कुछ बोल के नहीं गए सर। अच्छा, उनकी बेटी रचना, उसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप? बेटी
सर उनकी कोई बेटी है ही नहीं। क्या? हाँ। अच्छा, महादेव मालवी या जानकी मालवी का नंबर है आपके पास? हाँ जी सर है। सर इनके घर पे तो ताला है और एक बात पता चली है कि रचना के माँ बाप है नहीं और पुलिस से बचने के लिए ये लोग फरार हो गए। तुम एक काम करो, उनके फोन टैप करो, पूरी डिटेल निकालो, कब और किससे बात करते हैं, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। ये लड़की तेरे हॉस्पिटल में है, बड़ी सख्त जान, चाह ही नहीं रही। मतलब आप मुझे इसका... तू बिल्कुल सही समझ रहा है। इसके जीवन की ज्योति जो कि अखंड होती जा रही है, उसको बुझा दे। ये ले 30,000 रुपए, बाकी के काम होने के बाद लेकर जाना। ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया। देखो तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा गया है। क्यों मारना चाहती थी उस लड़की को? अब भी सच बताओ, वरना ये मैडम है ना। साहब मैं एकदम सच बोल रही हूँ। मैं उसे सिर्फ वहां डराने गई थी। उसकी वजह से कंपाउंडर गोविंद जेल में है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और देखभाल करने वाला कोई नहीं साहब। मुझसे उसका दुख नहीं देखा जा रहा था बस। क्यों? तेरा यार है गोविंद? बगैर कोई कहानी बताए सिर्फ ये बता दे कि तुम दोनों ने मिलकर रचना को मारने की कोशिश क्यों की? सर, उसको कौन मारना चाहेगा जो खुद अपनी मौत की भीख मांग रहा हो? जब मैंने उसकी जुबान काटने की धमकी दी तो वो मुझसे कहने लगी कि मेरा गला ही काट दो। वो तो खुद दिल करके मर रही है साहब। मैं उसे क्या मारूंगी? बड़े से बड़ा बहादुर भी अपने सामने मौत को देखकर एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन रचना शायद जिंदगी से इतनी नफरत करती थी कि वो हर हाल में मौत चाहती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था रचना के साथ? देखो रचना, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हो। बेटा कोई है जो तुम्हें मारना चाहता, तुम्हारी जान खतरे में है, लेकिन वो जो भी है वो सामने नहीं आता। उसने किसी और को हायर किया तुम्हें मारने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, वो नर्स वीना जो थी, इसने तुम्हें वाकई मारने की कोशिश की या सिर्फ तुम्हें डरा रही थी? बोलो, मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूं। देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाए, तुम वापस अपने गांव जाओ, अपने माँ बाप के पास एक अच्छी जिंदगी बिताओ। लेकिन तब तक पुलिस तुम्हारी मदद नहीं कर पाई जब तक तुम जवाब नहीं दोगे, कुछ बोलोगी नहीं। तुम्हें पुलिस के साथ में कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। सर ये रचना तो कुछ भी नहीं बोल रही है। और हाँ सर, ये नर्स का काम करने वाली वीना, उसके बारे में आपकी क्या राय है? राणे, ये कंपाउंडर गोविंद हो गया, फिर या नर्स वीना, और ये कपल क्या नाम है इसका? जानकी और महादेव। ये सब सिर्फ प्यादे हैं, ये सिर्फ प्यादे। ये असली गेम तो कोई और खेल रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी कड़ियां जिनको जोड़कर हम असली गुनहगार तक पहुंच पाएंगे, उसका गिरेबान पकड़ पाएंगे। याद रखना। सर, माधव और जानकी जो रचना के माँ बाप बनकर आए थे, उनकी कॉल डिटेल्स आ गई। कुछ पता चला? सर डिटेल्स में तो ऐसा कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन एक नंबर मिला है गोरखपुर का, जिसमें अक्सर इन लोगों की बात होती रहती। और 13 नवंबर को इनकी आखिरी बार बात हुई थी। 13 नवंबर को? रानी तुम एक काम करो, गोरखपुर चले जाओ, पता करो कि नंबर किसका, साथ में ये भी पता करो कि ये नंबर के साथ में इसका क्या संबंध। ये मुंबई पुलिस से है, ये आपसे कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं। इस फोटो में जो दो लोग हैं, क्या जानते हैं आप उन्हें? सर ये तो मेरे भैया भाभी हैं। आप इनकी फोटो क्यों दिखा रहे हैं? क्या बात है सर? और ये फोटो देखिए, इस फोटो में जो लड़की है, क्या पहचानते हैं आप इसे? नहीं पहचानते इसे। गौर से देखिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। हमने कहा ना साहब, इसे हम नहीं जानते। सर इनके लिए ये मर गई है, पर क्या हुआ है इसे? ये हमारी बच्ची रचना है, इसे क्या हुआ है सर? इसके सर में पट्टी क्यों बंधी है? देखिए, ये लड़की मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। 2 बार इसकी जान जाते जाते बच गई है। कैसे माँ बाप है आप? अपनी बेटी की खबर लेने की भी कोशिश नहीं की आप लोगों ने?
वो हमारी बेटी तब तक थी जब तक वो इस घर के दहलीज के अंदर थी। जिस दिन से वो इस घर के दहलीज से बाहर गई है, समर के साथ भागकर, हमारे लिए वो मर चुकी है। अब वो जिए या मरे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम उसका शकल भी देखना नहीं चाहते। देखिए, आप लोग सहयोग करें या ना करें, लेकिन पुलिस को तो अपना काम करना ही पड़ेगा। फिलहाल तो आप लोगों को मेरे कुछ सवालों को जवाब देने पड़ेंगे। ये रचना के मामा मामी उसके झूठे माँ बाप बनकर हॉस्पिटल में घुसे थे, और उसके बाद ऐसा क्यों किया उसने? सर, रचना तो अपनी मामा मामी से बहुत प्यार करती है, फिर वो अपने मामी का मुंह कैसे नोच सकती है? अरे नहीं साहब, इसके भैया भाभी है ही मक्कार। पैसों के लिए तो वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। रचना के साथ भी उन्होंने कोई ना कोई धोखा जरूर किया होगा। अच्छा, जिस लड़के के साथ रचना भागी थी, क्या नाम है उसका? समर, कहाँ रहता है वो? साहब, मैं समर का पिता हूँ। पर बात क्या है साहब? आपका बेटा समर है कहाँ? अब वो तो 13 तारीख से ही गायब है। मुझवानी, हमने भी सुना है कि वो रचना के साथ कहीं भाग गया है। वो रचना के साथ नहीं है, बल्कि रचना तो मुंबई के एक हॉस्पिटल में कई दिनों से एडमिट है। 2 बार मरते मरते बची है वो। अब उसने सुसाइड करने की कोशिश की या कोई उसे मारना चाहता है, ये अब तक पता नहीं चला है। 100% जान लेने की कोशिश की होगी उसने। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? साहब, उसको उस लड़की से कोई प्यार वार नहीं था। उसका मतलब पूरा हुआ और छोड़कर चला गया होगा, और बेचारी लड़की सदमा झेल नहीं पाई, इसलिए जान लेने की कोशिश की होगी उसने। तुम अपने भाई के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? नहीं नहीं साहब, मेरा बेटा किसी लड़की को धोखा नहीं दे सकता है। ले रचना, हो गई हमारी सगाई, और अब हम कहीं भागकर शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे माता पिता कभी नहीं मानेंगे हमारी शादी को। सच बताऊं समर, मेरा ऐसे भाग के शादी करने का मन नहीं है। भागना तो पड़ेगा ही रचना, वरना चल कूद जाते हैं यहाँ पे साथ में। दोबारा ऐसे मत बोलना। अगर तुम ऐसे मेरे होठों पे हाथ रखती रही तो मेरा बार बार बोलने का मन करेगा। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है हमें। नाम रचना मालवी, तुम्हारे माता पिता का नाम श्याम मालवी और नंदिनी मालवी। देखो, सब कुछ जानते हैं हम तुम्हारे बारे में। अपने माँ बाप के खिलाफ एक समर नाम के लड़के के साथ में तुम भाग के आई थी। उस लड़के ने तुमको धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला, तुमको छोड़ के चला गया, और उसके गम में तुमने अपनी जान देने की कोशिश की। क्यों? एक धोखेबाज के लिए क्यों अपनी जान देना चाहती हो तुम? हम समर के लिए जान देना चाहते हैं। समर ने हमें धोखा नहीं दिया है। समर धोखेबाज नहीं है। अगर समर ने तुमको धोखा नहीं दिया है तो फिर कहां है वो? वो मार दिया मेरे समर को। भाई साहब, आपके फोन से कॉल कर सकते हो? हेलो हेलो समर, हम रचना। हाँ रचना, कहाँ हो तुम? अरे तुम्हारे मामा मामी ने हमें धोखा दिया है। किसने मारा? तुम्हारे मामा मामी ने तुम्हें धोखा क्यों दिया? देखो बेटा, तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा पुलिस को। तुम चाहती हो ना कि समर के कातिल को सजा मिले, तुम्हें कोऑपरेट करना पुलिस के साथ में, सब कुछ बताना पड़ेगा। तेरह तारीख को समर के ऊपर किसी ने फायरिंग की थी, कुछ पता है किसने की थी? सब हमें नहीं, पूरा गांव को पता है। साहब, 30 सालों से हमारे पास बंदूक है, लेकिन उस दिन पहली बार गोली चलाई, लेकिन समर को मारने के लिए नहीं साहब, उसे धमकाने के लिए। तो उस दिन तुम्हारी गोली से समर बच गया था? फायर तो किया था मैंने, बहुत गुस्से में था साहब। 13 तारीख को जब मुंबई से उसके मामा मामी ने बताया कि रचना भागकर मुंबई गई, तो मैंने सोचा कि इसमें भी समर का ही हाथ होगा।
पर वो बच गया साहब। अगर समर जिंदा है तो फिर वो है कहाँ? ये तो पता नहीं साहब। ठीक है सिंह साहब चलिए। सर, चश्मदीद लोगों से पूछताछ करने पर पता चला है कि रचना के पिताजी सच कह रहे थे। 13 तारीख को रचना के पिताजी ने गोली तो चलाई थी, लेकिन सिर्फ समर को डराने के लिए। इसका मतलब है 13 तारीख को समर जिंदा था और ठीक 13 तारीख को ही समर अपने घर से सारा सामान लेकर गांव छोड़कर चला गया था। इस रचना की चुप्पी के पीछे एक बहुत गहरी साजिश है। हो सकता है समर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा गेम प्लान कर दी है। अब ऐसा लगता है कि वीना और गोविंद वाकई उसकी जान बचाना चाहते थे। लेकिन सर, कुछ सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे। जैसे रचना हॉस्पिटल क्यों आई? रचना के साथ उसके मामा मम्मी ने ऐसा क्या बुरा किया है कि उसके मामा मम्मी अभी भी फरार है? और ये लड़का समर अगर अभी भी जिंदा है तो आखिर है कहाँ? रानी, तुम एक काम करो, गोरखपुर पुलिस को इन्फॉर्म करो कि किसी भी हाल में समर को ढूंढ निकाले। रचना ने चुप्पी साध रखी है। एक बार ये लड़का हमारे हाथ लग गया ना और हमने इस पर जोर डाला तो जरूर सच उगल देगा। ओके सर। कैसा है मेरा बेटा? माँ ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। ये देखो ये भी। ये सब किस लिए? हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। माँ ये साड़ी है पूरी 10,000 की। और पापा ये देखो आपके लिए घड़ी पूरे 25,000 रुपए की है। 25,000 की पापा। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने जो तुमसे मांगा वो तो तुमने दिया ही नहीं। माँ मैं आपसे कहूंगी कि अपने हाथ काट कर दे दो तो दे दोगी क्या? और हाँ, दूसरों पे भरोसा करके देख लिया ना आपने। वो रचना दे दिया ना उसने धोखा। रचना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हें जान के खुशी होगी कि समर जिंदा है। उस दिन जो गोली की तुमने आवाज सुनी थी तुम्हारे पिताजी ने समर पे ही चलाई थी, लेकिन वो गोली उसको लगी नहीं, वो बच गया। समर जिंदा है? कहाँ है वो? देखो यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ है समर? हमें कैसे पता होगा वो कहाँ है? देखो रचना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर तुमने पुलिस से सारी बातें छुपाई ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। बताओ कहाँ है समर? और ये मामा मामी की कहानी क्या है? ये बताओ कि जब वो यहाँ पर आए थे तुमने अपनी मामी का मुंह क्यों न देखा? समर सच में जिंदा है ना, या आप हमसे झूठ बोल रहे हैं? हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? और वैसे भी अगर तुमने समर के बारे में नहीं बताया तो हम उसे खुद ढूंढेंगे। रचना के लिए जिंदगी का दूसरा नाम समर था। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समर की हत्या की जा चुकी है तब उसके लिए भी जीने की कोई वजह नहीं बची थी। लेकिन अब जब उसे इस बात पर यकीन हो गया था कि समर जिंदा है तो उसके अंदर भी जीने की चाह जाग उठी थी। लेकिन रचना को अब भी पुलिस पर पूरा यकीन नहीं था, इसलिए वो पुलिस को अपने बारे में सब कुछ बताने को तैयार नहीं थी। इस लड़के को देखा है यहाँ आसपास में? साहब ये तो वही लड़का है। 13 तारीख की कुछ 3-4 बजे की बात है। ये यहीं सामने से जा रहा था। एक ग्रे कलर की वैन यहाँ रुकी। तो जब ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ तो तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? साहब डर गए थे। अभी आपने पूछा तो बता दिया। गाड़ी का नंबर याद है? नंबर तो नहीं देखा, लेकिन ग्रे कलर की वैन थी। सुन जरा 2 मिनट यहाँ खड़ा रहे, मैं जाके आता हूँ। क्या बेटा? क्या? कभी हमारी किसी ने जान लेने की कोशिश किया। कौन था वो? यहाँ का वॉर्ड बॉय, पहले भी देखा है उसे। हेलो सर।
सकती है, जिसका फोटो आपने हमें भेजा था। डॉक्टर साहब, लाश तो समर की है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर पर किसी रॉड जैसी चीज़ से 4 बार हमला किया गया और इसकी मौत भी उसी वजह से हुई है। मौत का वक्त है 13 तारीख को तकरीबन 3 से 5 के बीच। 13 तारीख की कुछ 3-4 बजे की बात है। 13 तारीख को इसको किडनैप किया गया था। मिश्रा, मुंबई पुलिस को खबर कर दो और इसके घर वालों को भी बता दो ताकि वो इसका अंतिम संस्कार कर सके। यस सर। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन देखने पड़े। हिम्मत रखिए भाई साहब, आपके बाकी और दोनों बेटे तो है ना? हाँ है, लेकिन अपने बेटे समर की चिता को आग लगा कर आ रहा हूं। ऐसा लगा जैसे कि मैं खुद को आग लगा दी। भाई साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप अपनी बेटी के पास चले जाइए। उसको आपकी जरूरत है। देखिए भाई साहब, जिंदगी ना कभी दोबारा मौका नहीं देती। सर, रचना पर हमला करने वाला वार्ड बॉय अनिल वो अब तक फरार है और हमारी कस्टडी में जो गोविंद है उसका क्या करें? देखो रानी, जब तक रचना का बयान नहीं आ जाता हम गोविंद को बेगुनाह मान ही नहीं सकते। ये समर के मर्डर के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक कुछ पता नहीं चला। सर, शायद समर का मर्डर एक ऑनर किलिंग हो। देखो रानी, जब तक सच्चाई नहीं सामने आ जाती हम किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि समर का मर्डर उसी ने किया हो जिसने रचना को मारने की कोशिश की है। हो सकता है सर। सर, कहीं सारे कांड में रचना के मामा मामी का तो हाथ नहीं? मुझे तो ये बहुत गहरी साजिश लगती है। यही वो मामा मामी हैं जिनके भरोसे पे रचना समर के साथ में घर से भागी थी। अब क्या हो गया ऐसा? उनसे इतनी नफरत क्यों करती है? रानी, तुम एक काम करो, ये मामा मामी की पूरी डिटेल्स निकालो। कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बातें करते हैं, ये इनके बैंक अकाउंट्स, इनकी कॉल डिटेल्स, सारी चीजें बारीकी से चेक करो। कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। ओके ओके सर। हेलो, ऐसे क्या हो गया कि जैसे तुम लोग यहाँ पर पहुंचे रचना यहाँ से गायब हो गई? नहीं साहब, पर जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो रचना बहुत खुश नजर आ रही थी, हंस हंस कर अच्छे से बात कर रही थी साहब। हम लोगों ने आपस में बैठ के गिले शिकवे भी दूर कर लिए थे। लेकिन जब हम लोगों ने उसे समर के मर्डर के बारे में बताया, वो एकदम बदहवास सी हो गई थी साहब। हम लोगों ने उसके मन को शांत करने के लिए बाहर वाले मंदिर के पास भी लेकर गए। अरे रचना किधर है? अरे रचना कहाँ गई? रचना सर, मेरी रचना पता नहीं कहाँ चली गई सर। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि माँ बाप का प्यार एकदम से कैसे उमड़ आया। अचानक आप लोग मुंबई आ गए और आप दोनों के आते ही रचना यहाँ से गायब हो गई। सर, आप एक माँ की ममता पे शक कर रहे हैं? क्यों ना करें, मैंने पहले भी कई माओं को देखा है ममता का गला घोटते हुए। अगर रचना के गायब होने में तुम दोनों का हाथ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। चला। क्यों रखा है हमें यहाँ पे? जाना है, जाने दो हमें। रचना की मामा की डिटेल्स आ गई है। रचना का मामा एक किराने की दुकान चलाता है जो चलती नहीं है और रचना की मामी एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती है। सर, इसके बावजूद भी रचना की मामा के अकाउंट पर 12 तारीख को 2 लाख रुपए चेक से जमा हुए। ये चेक किसने इशू किया? मेरे कहने का मतलब है किस अकाउंट से इशू किया गया है? सर, कोई लेडी है मोहिनी नाम की, हम उसके घर पर भी गए थे लेकिन वो भी गायब है। कमाल है, चेक देने वाला गायब, चेक लेने वाला गायब। यहाँ दाल में काला नहीं है राने, पूरी की पूरी दाल काली है यहाँ पर। तुम्हें मालूम है इस तरह के कांड में जब ट्रांजैक्शन होता है पैसे का तो कैश में होता है, किसी तरह चेक नहीं दिया जाता, क्योंकि 8 नवंबर को नोटबंदी थी, इसलिए मजबूरन जो पेमेंट हुआ है वो चेक में हुआ है। सर, आपका शक सही है। इस पूरे मामले में कोई तो ऐसा है जो इन सभी लोगों का इस्तेमाल कर रहा है एक मोहरे बनाकर। लेकिन ये खेल कौन रहा है? क्या वो मोहिनी हो सकती है? अब वैसे भी ये तुम्हारी बहन की बेटी है, कोई तुम पे शक नहीं करेगा, समझे? गोविंद,
इस फोटो में जो औरत है उसको ठीक तरह से देख और याद करने की कोशिश कर कि इस औरत को कहीं देखा है तूने? हाँ साहब, इसको हॉस्पिटल में कई बार देखा है, पर ये कौन है, क्या करती है, मुझे नहीं पता साहब। सर ये देखिए, 13 तारीख को मोहिनी हॉस्पिटल में तो आई थी, रिसेप्शन पर भी गई और उसके बाद वो इस कपल के पास गई। उसके साथ ये कपल कौन है? रानी तुम एक काम करो, हॉस्पिटल से डिटेल निकालो, इस कपल के बारे में पता करो और ये भी पता करो कि ये कपल मोहिनी के साथ में हॉस्पिटल क्यों गया था। ओके सर। मिस्टर जोशी, इस लड़की का नाम है रचना और ये है मोहिनी। इन दोनों को जानते हैं आप? जी नहीं। जी नहीं, हम तो नहीं जानते। माँ, पुलिस से झूठ क्यों बोल रही है? अगर आप ऐसा करोगी तो आप पापा को और मुश्किल में डाल दोगे। वैसे भी पापा की दोनों किडनीज फेल है और ऐसे में अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो कैसे रहेंगे वहां पे? हाँ हाँ, इनके दोनों किडनीज फेल है। इंस्पेक्टर साहब, अपनी जान बचाने के लिए मुझे एक डोनर की जरूरत है, लेकिन मेरी ये बेटी सिमी, इसने मुझे अपनी किडनी देने से साफ मना कर दिया। मेरी किडनी है, मेरी मर्जी है, नहीं देना मुझे। अच्छा, तो तुझे सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी चाहिए? हाँ? एक मिनट, आपके आपसी झगड़े जो हैं वो बाद में निपटाइएगा। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप मोहिनी से क्यों मिले थे? दरअसल मोहिनी ने खुद हमें कांटेक्ट किया था, कह रही थी कि वो किडनी का इंतजाम कर सकती है, 15 लाख लगेंगे, और रचना को भी वही लेकर आई थी कहीं बाहर। उसी ने सारे टेस्ट कराए हमारे। 13 तारीख को वही हमें यहाँ से हॉस्पिटल ले गई थी ऑपरेशन के लिए, लेकिन बाद में हमें पता चला कि जो लड़की मुझे किडनी देने वाली थी वो हॉस्पिटल के छत से कूद गई थी। हो सकता है कि रचना के मामा मम्मी ने रचना के किडनी के लिए मोहिनी से डील किया हो, और हो सकता है कि रचना के गायब होने में मोहिनी का जरूर हाथ है और उसके मामा मामी का इन्वॉल्वमेंट। उसके माँ बाप के साथ में सख्ती से पूछताछ करो। मुझे शक है कि मामा मामी के साथ में उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। ओके सर। हेलो, तेरी बीवी कहाँ है? साहब वो भाग गई साहब। सच कह रहा है? हाँ हाँ साहब। रानी, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। चलो। साहब, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत थी। हम वो मोहिनी को जानते थे, हम उसको बताए तो वो बोली कि उसको किडनी की ज़रूरत है, और साहब वो किडनी के लिए 5 लाख रुपए तक देने को तैयार थी। और उस समय रचना मुंबई में ही थी। देखो रचना, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि तुम समर से ना मिल सको, लेकिन हम समर से तुम्हारी शादी करवा सकते हैं। पर बदले में तुम क्या करोगी? क्या करना होगा मुझे मामा जी? क्या क्या कर सकते हो तुम? समर के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। अपनी एक किडनी दे सकती हो? सर, रचना बहुत भोली है, वो हमारी बात मान गई और फिर मोहिनी ने उसके सारे टेस्ट करवाए और 13 तारीख को उसको अस्पताल में बुलाया किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन साहब फिर फोन पर रचना ने गोली की आवाज़ सुनी और साथ में समर की चीख भी सुनी। उसको लगा कि समर को किसी ने मार दिया। फिर साहब वो अस्पताल की छत पर गई और वहां से कूद गई। वो तो बच गया, लेकिन बाद में किसी ने उसका मर्डर कर दिया। सच सच बता, तू भी उस मर्डर में शामिल था? नहीं सर, नहीं। फिर कौन था? हमको नहीं पता साहब। तूने ही रचना को मंदिर से गायब कराया था? हाँ साहब, रचना को मैंने और मेरी पत्नी जानकी ने गायब किया था सर। देखो रचना, ये बात तो क्लियर है कि हॉस्पिटल की छत से पहली बार तुम खुद से कूदी थी। अब सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि दूसरी बार तुम खुद से कूदी या फिर कोई? हाँ सर, पहली बार भी मैं खुद से ही कूदी थी। और दूसरी बार भी। ना कंपाउंडर गोविंद ने मुझे मारने की कोशिश की, ना नर्स वीना ने। मैं खुद से ही मरना चाहती थी।
रानी रचना के बयान से साफ है कि गोविंद और वीना ये दोनों बेकसूर हैं। उन्हें छोड़ दो। ये समर के मर्डर के बारे में कुछ पता चला क्या? सर गोरखपुर में 174 ग्रे कलर की वैन है, जिनमें से 111 टूरिस्ट व्हीकल में चलती हैं। 13 तारीख को वैसी एक ग्रे कलर की वैन गांव के 2 लड़कों ने किराए पे ली थी सिटी ट्रैवल्स वाले से। कौन थे वो दोनों? सर वो दोनों समर के बड़े भाई थे। बोल। साहब, हमने अपने छोटे भाई को मारा। साहब वो दूसरी जाति की लड़की से शादी करने वाला था और हमारी इज्जत पूरी दांव पे लगी हुई थी, इसलिए उसके घर से निकलते ही हमने गाड़ी किराए पे ली और सुनसान जगह पे ले जाके उसको मार दिया। अमर कहाँ जा रहा है? अरे चल, अरे चल। सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने अपने भाई को मार डाला। एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी। 3 बेटे होने के बाद भी अब उन्हें पूरी जिंदगी बेऔलाद होकर गुजारनी पड़ेगी। समर के दोनों भाई पुलिस की हिरासत में हैं और उन पर समर के मर्डर का केस चल रहा है। रचना की मामी जानकी और किडनी रैकेट चलाने वाली मोहिनी यादव दोनों अब भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन यह तय है कि आज नहीं तो कल दोनों पकड़े ही जाएंगे, जबकि रचना के मामा और किडनी रैकेट से जुड़े सभी लोगों पर केस चल रहा है। लेकिन आज के दौर में इंसानी रिश्तों को यह क्या होता जा रहा है? क्या नफरत, अहम और स्वार्थ इतने ताकतवर हो गए हैं कि उसके सामने खून के रिश्ते भी कमजोर बन गए हैं? लेकिन यह सोचने की जरूरत है कि रिश्ते, परिवार, समाज ये सब जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए बनाए गए थे, ना कि जिंदगी और इच्छाओं का दमन करने के लिए। शायद आज के समय में यह जरूरत है कि हम फिर से अपने मूल्यों का आकलन करें। मुंबई से तुम्हारे गांव पहुंचते पहुंचते 2-2.5 घंटे लगेंगे। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा, इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए बताओ ये रति तुम्हें कहाँ मिली थी और कब मिली थी? साहब, रति और मेरी पहली मुलाकात हमारे गांव के डॉक्टर राणे के क्लिनिक में हुई थी। क्लिनिक में? जी, 7-8 साल पहले की बात है। मैं ट्रैक्टर से नीचे उतरता था, गिर गया, एक गुल्ले की हड्डी टूट गई। वो राणे डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया। अभी चेकिंग के लिए आना पड़ता है महीने 2 महीने में। डॉक्टर हो यार, धीरे से दर्द हो रहा है ना। अरे घबराए मत सरपंच जी, भला हो अपनी गांव की मिट्टी का, हवा का और जो घी आपने खाया है, ये तो मामूली मोच है, कुछ दिनों में सही हो जाएगा। अब घबराए मत, मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ, है ना? घबराइए मत, तुम्हारा क्या जाता है डॉक्टर? तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ, अरे सुनिए, अभी आप निकल सकते हैं, लेकिन 4-5 दिन कंटिन्यूसली आपको यहाँ आना होगा, सिकाई और मालिश के लिए, और कुछ एक्सरसाइज भी बता दूंगा, वो करते रहना। रति जी, ये जरा दवाई निकाल के देना डिस्पेंसरी से, और इनकी सिकाई और मालिश कराती रहना, है ना? और कुछ एक्सरसाइज भी बता दूंगा, वो भी कराती रहना, है ना? जा। डॉक्टर। हाँ जी। ये रति है, हमारे यहाँ काम करती है, बेचारी अनाथ है। आज से ये आपका ख्याल रखेगी। अब बिल्कुल परेशान मत हो, आपका मूड सही हो जाएगा, है ना? हाँ जी। साहब, रति सीरत और सूरत से बहुत अच्छी लड़की थी। उसके दिन रात सेवा करने से ही मैं ये लंगड़ते हुए भी चल सकता हूँ, हाँ, वरना नहीं चलता था। रति बेटा, तुझे आता जादू है, बहुत अच्छा लगता है, तू मालिश करती है तभी। आप ना ऐसे आते रहा करिए, तो मैं ना आपकी मालिश करके आपका सारा दर्द निकाल दूंगी। बेटा, मतलब तुझे किसने सिखाया ये सब? मुझे डॉक्टर साहब ने सिखाया। अरे वाह, होशियार है। उसके पहले मैं उससे जानता तक नहीं था, लेकिन जब भी वो सामने आती थी तो एक ऐसा लगाव मन में उत्पन्न होता था। ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये अपनी कोई बेटी जैसी है। बेचारी इस रति का क्या होगा? अब कौन संभालेगा इस बेचारी को? हम संभालेंगे इसको, चलो रे। अरे चलो ऐसे, शर्म नहीं है क्या तुम्हें?
क्या बिगाड़ा इस बच्ची ने तुम्हारा? बिगाड़ना नहीं है, इसको संवारने के लिए लेके जा रहा हूँ। अरे भाई कौन हो आप लोग, कहाँ से आए हो? कौन हो तुम? क्यों बीच में बोल रहे? कौन लगता है इसका? भाई है? बाप है? कौन है तू इसका? घर ले जाकर अपनी बीवी से क्या कहेगा? बहन है? रखेल है? रखेल? तू रखेल बोलता हो? काका, सरपंच होने का इतना फायदा मत उठाओ। लगती क्या है ये तुम्हारी? बेटी है मेरी। याद रखना, मेरे घर के बहू बेटी पर नजर भी डाली ना, तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगा। चल निकल, चल चल चल। साला माझ्या पोरीला रख। हे बड़ा घबरो नका, रो मत। ये बाप तेरा जिंदा है बेटा, बात मैं हूं ना, है ना? ये है मेरा छोटा सा घर। यहाँ तुझे बिल्कुल अरे नहीं दादा, मैं अरे मैंने बोला छोड़। मेरी बोली ना अंदर आती है ना, आपलंच घर समझ। हे बघ, यहाँ तुझे कोई किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। जो भी तुझे चाहिए मुझे बोल देना, मैं ले आऊंगा। पूरी बेटा, पूरी भरल्या घरात रडायचं नसतं। मग तू यहाँ सुखी रहेगी, तेरा बाप हो ना। साहब, रति अपने नए घर में यानी मेरे घर में बहुत खुश थी। तभी मेरा बेटा शशांक, जो पूना में हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहा था, वो छुट्टी में घर आया। वो रति को देखकर ऐसा लगता था कि उसे प्यार करने लगा है, उसको लगाव हो गया रति से। अरे बाबा, आप कब आए? मैं तेरा जो ध्यान लग रहा था ना उधर, तभी आया। शशा, अपना घर कैसा एकदम स्वच्छ टॉप टिप सुंदर लग रहा है ना? तेरी आई रखती थी वैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ना। लेकिन बेटा, ये बहुत अच्छा 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात, बस। कुठे अंधेरा है बाबा? कुठेच नाही, तू जा, आम्ही बोलतोय। क्यों बाबा? देख, रति बड़ी हो चुकी, उसके लिए रिश्ते आने लगे हैं। कभी ना कभी उसकी शादी करनी ही पड़ेगी, और फिर वो किसी और के घर की लक्ष्मी बन जाएगी। यहाँ फिर वही अंधेरा, वही खाली खोखलापन। शशा, ये घर का अंधेरा तू दूर कर सकता है। कैसे बाबा? देख, अगर रति तुझे पसंद है तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। हाँ? बोला। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं और इस घर को वापस घर बनाना है तो कर लेता हूँ। क्या बोला? हाँ, कर लेता हूँ। शशांक के फ्लाइंग कोर्स को पूरा होने में 2 महीने थे, इसलिए मैंने सोचा कि शादी धूमधाम से नहीं करूँगा, क्योंकि उसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ सकता था। फिर मैंने दोनों को भगवान के सामने खड़ा किया और माला डलवा दी, और घर में ही शादी कर दी उन दोनों की। सोचा था शशांक की नौकरी लग जाएगी तो पूरे गांव को न्योता दूंगा, लेकिन इंसान के सब सपने कहाँ पूरे होते हैं साहब। घर में खुशियों की बजाय मातम ने पैर फैलाने शुरू कर दिए साहब। ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। ये तो हो गया मेरा गिफ्ट, तुम्हारा गिफ्ट। मासा गिफ्ट का है? वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो मेरा गिफ्ट दो। मेरे बेटे की शशांक की सुहाग रात रति और मेरे लिए मनहूस रात बन गई साहब, मनहूस रात। जवाब कर दो। अरे नहीं दादा, मैं अरे मैंने बोला छोड़। सरपंच की कहानी के अनुसार रति की मौत 6 महीने पहले आग लगने से हुई थी, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत
रंजन के अनुसार उसकी मौत 8 साल पहले ट्रेन से धक्का देने की वजह से हुई थी। इस सब के बीच मित्रा के पड़ोसियों और आसपास के लोगों के मुताबिक उन्होंने रति यानी उस रहस्यमय लड़की को अपने इलाके में इन घटनाओं के दौरान देखा। तो आखिर सच क्या था? क्या रति सचमुच जिंदा है? अगर हाँ तो वो इस वक्त कहाँ है? और साहब यही वो जगह है जहाँ मेरी बहू और बेटा जलकर राख हो गए। चलिए सरपंच जी, आपके बहू और बेटे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, पर एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? रंजन को तो आप जानते ही होंगे। ये रंजन कौन है? रंजन कौन? रंजन एक मुंबई में मर्डर केस में हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। इस वक्त हमारे कस्टडी में है वो, और उसकी इंक्वायरी आप हमारे पुलिस स्टेशन के बाहर कर रहे थे। ओह, रंजन को क्यों पकड़ा? मर्डर का केस है उसके ऊपर, अंदर पूछताछ चालू है। आपके होने वाली बहू का वो भाई भी है। कुछ याद आया? नहीं। कोई बात नहीं, पुलिस स्टेशन चलते, वहाँ सब याद आ जाएगा। गाड़ी में बिठाओ इनको। लेकिन साहब मैं मात्रे इन्हें लगा हम यहाँ पिकनिक मनाने आ रहे हैं, तो रास्ता काटने के लिए इन्होंने एक कहानी हमें सुनाई। बहुत ही घटिया और वाहियात कहानी थी। रंजन को आपने नहीं पहचाना, कोई बात नहीं, लेकिन रति को पहचान कर आपने गलती की। अब सच क्या है वो तो हम बाहर निकाल के ही रहेंगे, और वो भी आपके जरिए। साहब क्या बात है और विश्वास ठेवा, वाकई में किसी रंजन मिंजन को नहीं जानता। मात्रे शादी में जो बाराती आते हैं ना, उनमें कुछ खास रिश्तेदार होते हैं जिनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मिन्नतें करनी पड़ती है कि भाई खाना खा लो, खाना खा लो। बिना खातिरदारी के ये खाना नहीं खाएंगे। डोंट वरी सर, इनकी ऐसी खातिरदारी करूंगा कि पूरी बारात के लिए बना खाना ये अकेले ही खा जाएंगे और फिर सिर्फ सच उगलेंगे। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि सरपंच ने उनसे जो कुछ भी कहा था वो झूठ था, लेकिन सवाल यह उठ रहा था कि अगर सरपंच ने झूठ बोला था तो क्यों? और सवालों की फेहरिस्त में सबसे ऊपर सवाल यह था कि रंजन, उसकी बहन और इस सरपंच का गाड़ी रुको ना सर, जाना है। क्या हुआ? मुझे बाथरूम जाना है। अभी चुपचाप बैठो, कोर्ट में पेशी के बाद कर लेना सब। सर मेरे हाथ में नहीं है सर, कंट्रोल नहीं हो रहा, इमरजेंसी है, जाना है। गाड़ी रोको आगे। शिंदे तुम साथ में जाओ। शिंदे रोको उसे। तुम इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूं। रति? सर, रंजन हमारे हाथ से भाग निकला। क्या बॉम्बे ड्यूटी कर रहे थे या सो रहे थे तुम? उसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। 24 घंटे के अंदर रंजन मुझे मेरे कस्टडी में चाहिए। ओके सर। देखो, तुम समझने की कोशिश करो, मुझे ये काम अभी करना है। तुम जल्दी मेरे घर आओ। ओके ठीक है, उस लीड को फॉलो करो तुम। तांबे को पलक से रिलेटेड कोई लिंक मिली है? ये लो प्रॉपर्टी के पेपर्स, अच्छे से चेक कर लो और जल्द से जल्द मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। अभी एडवांस दे देता हूँ। प्रॉपर्टी बेचने की इतनी जल्दी क्या थी?
क्योंकि सर मुझे वो घर मनहूस लगने लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ। कहा रंजन के साथ? नहीं सर, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है और ना ही कोई रिश्ता है। जिससे तुम इतना टूट कर प्यार करती थी, अपनी बहन से झगड़ा करती थी, उसके लिए इतनी नफरत? तुम्हें कैसे पता? सर अगर ऐसा नहीं है तो वो आपकी कस्टडी से क्यों भागा? वो भागा या तुमने उसके भागने में मदद की? दरअसल उसकी चली हुई हर चाल तुम्हारी चाल थी। तुमने मित्रा और अपने बाबा को मारा, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, अब बेच कर यहाँ से भागने की तैयारी कर रही थी और पूरे मामले को भूतिया शक्ल देने की कोशिश की है। सर ये सब झूठ है, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। सब तुमने ही किया है। ये बताओ रति बनने का नाटक क्यों किया और क्या जानती हो रति के बारे में? मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन भगवान के लिए मुझे टॉर्चर मत कीजिए। सर मैंने अपने बाबा और मेरी बहन को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। और मैं किसी रति के बारे में भी नहीं जानती हूँ। हत्या का यह मामला जुर्म की एक ऐसी माला बन गया था जिसमें हत्या, धोखा, शारीरिक शोषण और न जाने कितने ही गुनाह मिल गए थे। और इस कहानी में रंजन की बहन रति एक ऐसा किरदार बनकर सामने आई थी जो सबसे ज्यादा रहस्यमय थी। और जुर्म की इस माला को तोड़ने के लिए और इससे जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए यह जरूरी हो गया था कि सबसे पहले रति की कहानी को सामने लाया जाए। मैंने पाप किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने पाप किया है, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, 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 माफ कर दो मुझे, पाप किया मैंने पाप किया, माफ कर दो। सर हमारे पास जितने भी प्राइम सस्पेक्ट्स हैं और ना ही उनके खिलाफ शक को छोड़कर कोई सबूत है हमारे पास। मुझे लगता है इस केस से जुड़ी कोई ना कोई कड़ी है जो हमसे छूट रही है। इस केस को पहले से स्टडी करते हैं। हमारे सामने ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जिससे हमें यह लगे कि ये दोनों मर्डर्स किसी आत्मा ने किए हैं। इस केस के 3 प्राइम सस्पेक्ट हैं। एक रंजन जो हमारी कस्टडी से भागा है, दूसरा मित्रा का पति प्रशांत, और तीसरा मित्रा की बहन पलक। इस पलक का रंजन के साथ अफेयर, इसीलिए पलक और मित्रा के बीच झगड़ा हुआ था। प्रशांत और पलक तो हमारी कस्टडी में है, पर हमारे पास कोई भी सबूत नहीं जिससे हम ये साबित कर सके ये दोनों मर्डर्स इन्होंने किए। तब रंजन हमें बताता है कि उसने अपनी बहन, हम उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब एंट्री होती है सरपंच की, जो हमें यह बताता है कि रंजन की बहन रति 8 साल पहले नहीं मरी थी, बल्कि 6 महीने पहले जल कर मरी। हमें बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सब कुछ किसी आत्मा ने किया हुआ है, जबकि आत्मा पर हम लोग विश्वास करते भी नहीं और करेंगे भी नहीं। ये रति और शशांक, इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुम लोगों ने खुद चेक की थी? यस सर, दोनों बॉडीज पूरी तरह से जल चुकी थी। पर ये शिनाख्त किसने की थी? सरपंच ने सर। सरपंच, याद है उसने क्या कहा था हमसे? मेरे बेटे की, शशांक की सुहाग रात रति और मेरे लिए मनहूस रात बन गई साहब। याद है हमने ट्रेन में एक थियोरी बनाई थी कि हो सकता है रति ने अपनी मौत का नाटक किया हो, इसीलिए वो मुंबई में दिखाई दे रही है। पीएसआई म्हात्रे को कांटेक्ट करो, उसे कहना गांव के आसपास जितने भी मॉर्ग रूम हैं वहां जाके पता करें कि उस मॉर्ग से कोई लाश या लाशें गायब हुई है क्या। अगर इसका जवाब हमें मिल जाता है ना, तो समझ लो ये केस हमने क्रैक कर दिया। इस केस को देखिए, आप में से किसी ने इसको देखा है? सब बिलीवर्स सर, हमने इसे नहीं देखा है। ध्यान से देखिए, आप लोगों में से किसी ने इसको देखा है? लड़की को तो नहीं सर, लेकिन एक और लड़की को उस अंकल के साथ देखा था। किसकी बात कर रहे हो तुम? उसी बूढ़े अंकल की, जिसे 1-2 बार वो लड़की लेकर आया करती थी। लड़की की शक्ल याद है? नहीं सर, शक्ल तो ठीक से याद नहीं है। जिस गाड़ी से वो लोग आए थे, गाड़ी का नंबर याद है? नहीं सर। सीसीटीवी कैमरास तो होंगे? हाँ सर, सीसीटीवी लगाओ। फुटेज दिखाइए। आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, पॉज कीजिए। हाँ, एक गाड़ी का नंबर लिखो, MH02-2111। मुझे इस गाड़ी की सारी डिटेल्स चाहिए। सर, एक लीड मिली है। एक लड़की को सरपंच के साथ उसी लॉज में देखा गया जहां वो ठहरा हुआ था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका फ्लैट मित्रा के फ्लैट के एरिया में ही है। नाम क्या है उसका? जी, मेरा ही नाम सीमा पवार है। मैं भी उसी गांव से हूँ। मेरे पिताजी और सरपंच अंकल
दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो जब यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे तो मैंने ही उनकी हेल्प की थी, क्योंकि इससे पहले मुंबई कभी नहीं आए थे। स्केच को देखिए, आप जानती हैं इस लड़की को? जी सर, मैंने इसे देखा है। उस दिन उनके साथ ये भी थी। आपसे कुछ पूछताछ करना। अरे कितनी बार पूछताछ करना है? जब देखो पूछताछ करना है। मैंने पहले भी आपसे यही कहा था और अब भी वही कह रहा हूँ, रति मेरी होने वाली बहू थी जो मर चुकी है। सरपंच जी, ये तांबे है ना, इसे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और उम्र का लिहाज वो बिल्कुल नहीं करता, बड़ी बेरहमी से मारता है। आपका रिमांड मेरा बयान बदल सकती है या नहीं? कोशिश तो करो। हेलो, सरपंच, ये खुशखबरी है आपके लिए। गांव के जिस मॉर्ग से आपने एक लाश खरीदी थी ना, उसे लोकल पुलिस ने पकड़ लिया है। हड्डी पसली एक की है, जेल में बैठ के रो रहा है। अब फैसला आपका, सच बोलना है या हड्डी पसली तोड़ दूं? साहब, रति को खुश रखने के लिए उसे मैं अपने घर ले आया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा इंसान नहीं, राक्षस है। जी, कुछ चाहिए आपको? प्यास लगी। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी की नहीं, तेरी प्यास लगी है। तू मिल जाएगी तो मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़िए। मेरी प्यास बुझा दे, उसके बाद छोड़ दूंगा। शशांक! बाबा! और मुझे माफ कर दीजिए। माफी? इसको माफी नहीं, तुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। इसके साथ शादी करनी होगी तुझे। नहीं बाबा, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं इससे कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ, और वैसे भी ये मेरे टाइप की नहीं है। ए, टाइप वाले, वाह रे वाह! जब तूने इसका हाथ पकड़ा तभी ने सोचा तेरे टाइप की है क्या? नहीं, एक बात कान खोल कर सुन ले, इससे तुझे शादी करनी होगी, वरना मेरी दौलत का एक फुट्टी कौड़ी भी तुझे नहीं मिलेगी। तू ये भूल जा, तेरा कोई बाप था, समझा? ठीक है बाबा, अगर आप मेरी गलती की यही सजा देना चाहते हैं, ठीक है। अपना फ्लाइंग कोर्स खत्म करने के बाद इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूं। कर्मचाऱ्यांना अटक, सोल्यामा फटकवलं पाहिजे। लाच मागतायत, गरिबांची कामं। बाबा, बाबा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आओ ना, आ, बैठ 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 बैठ, बोल। बाबा, मैं आपसे एक सच बताना चाहती हूँ। बोल बेटा, कौन सा सच? वो सच जो आप जानने के बाद शायद मुझे अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे बाबा। मैं जब छोटी थी तो मैंने बहुत दुख सहे बाबा। मुझ पर बहुत अत्याचार हुआ है। हाँ। बचपन में मामा ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर नासिक में लल्लन ने। यहाँ जब मैं आपसे मिली तो उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, लेकिन जिस डॉक्टर ने मुझे बचाया था वही। जैसे तूने सरपंच जी की सेवा और इलाज किया है ना, वैसे मैं चाहता हूँ कि तू मेरी भी सेवा और इलाज कर। डॉक्टर साहब, लेकिन उन्हें तो चोट लगी थी ना, आपको तो कहीं भी चोट नहीं लगी है। चोट? क्या किया आपने? आज से मैं तेरा मरीज और तू मेरी डॉक्टर। सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, समझ? सुनिए, खोलिए, ऐसा पाप मत कीजिए, वो बच्ची है। हाँ, वही दवाई लेते रहना। एक चाहिए, एक्सरसाइज। बात तो कभी सुनते नहीं। एक कितनी बार समझाया तुम्हें?
लो भुगतो, पेट से है ये। क्या बक रही है? सच कह रही हूँ। चल हट, चल मेरे साथ, चल नहीं, चल मेरे साथ। जा रही हूँ। सुनो सुनंदा, चाय पिला दे जल्दी। रति, चाय लाना। ए, रात में तो बड़ी गर्म हो रही थी, सुबह होते दिमाग सही हो गया, ऐसे ही रहा कर, ऐश करेगी। जा। बाबा, अब बताइए, हाँ? क्या इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी आप मुझे अपने घर की बहू स्वीकार करेंगे? मेरी एक बात ध्यान देकर सुन, ये बात तुझे किसी को भी बोलनी नहीं है, शशांक को भी नहीं। नहीं पापा, जो हुआ सो भूल गया। और तेरी कसम खा के मैं कहता हूँ, शशांक की शादी मैं तेरे से ही करूंगा। बेटा तुम मेरे घर की बहू बनेगी। साहब, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, लेकिन कुछ भी हो, इस सब में मैंने अपने एकुलता एक बेटा खो दिया साहब। वो कैसे? साहब, बदकिस्मती दुर्दैव आमचं। शशांक ने हम दोनों की बातें सुन ली थी। वो इस बात का फायदा उठाना चाहता था। वो शादी से पहले ही रति से शारीरिक संबंध रखने के लिए उसे ब्लैकमेल करता था साहब। पुलिस की तमाम कोशिशों और सरपंच के बयान ने यह साबित कर दिया कि वो रहस्यमय लड़की यानी कि रति अब भी जिंदा है। अब पुलिस के सामने बस एक ही चुनौती थी, रति को ढूंढना और उसे गिरफ्तार करके ये पता करना कि उसका और उसके भाई रंजन का मित्रा और मित्रा के पिता की हत्या से क्या संबंध है। मैं रति और रंजन का पता चाहिए। अब तक बहुत कहानियां सुनाई तुम लोगों ने, अब कहानी नहीं सुनूंगा, सिर्फ सच सुनना है। ए चल शुरू हो जा, बोल। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजार लेते सर, लेकिन हमारे मामा ने आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। उस रात मामा को रति ने नहीं, मैंने मारा था। उसके कमरे में मैंने आग लगाई थी। डॉक्टर साहब को मैंने मारा था। अब सोचती हूँ तो लगता है कि बहुत पहले मार देना चाहिए था। चाय में क्या मिलाया था? जहर। इस दवाई का पता मुझे डॉक्टर साहब से ही चला था। शशांक को क्यों मारा? शशांक को मैंने नहीं मारा था साहब, वो तो अपनी मौत खुद मरा था, मुझसे जबरदस्ती कर रहा था। तुम मुंबई कैसे पहुंची? शशांक के मरने के बाद मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये मुर्गी बिना कुछ करे दुख पे दुख भोगे जा रही थी। सब वो केयर टेकर को बहुत के मैंने दारू पिलाई, कुछ पैसे लिए और लाश खरीद ली। लाश को घर ले आया और शशांक के साथ फिर से जला दिया। और मैंने गाँव वालों से कह दिया कि आग में शशांक और मेरी बहू जल के हो गए साहब। सरपंच काका ने मेरा मुंबई में रहने का इंतजाम करवा लिया था। तब एक दिन अखबार में मैंने मित्रा के किए कारनामों पर एक लेख पढ़ा था, उसमें दादा की फोटो भी छपी थी। दादा दादा, मैं जिंदा हूँ दादा। दादा मैं आ रही हूँ आपके पास। दादा ने कहा था कि मित्रा उनसे
उनकी मरी हुई बहन यानी कि मुझसे बातें करवाती थी। मैं ये सोचकर दंग रह गई थी साहब कि मेरे जिंदा होते हुए वो मेरी आत्मा से दादा को कैसे बात करवा सकती है। तब मैंने दादा से मिलने का फैसला किया और मैं मुंबई आ गई सरपंच काका के साथ। वैसे भी सरपंच काका को मुंबई अपने इलाज के लिए आना ही था। यहाँ पर हम आए और सीमा से मिले। इत्तेफाक से सीमा का घर मित्रा के घर के पास ही था। मुझे जैसे ही मौका मिला मैं दादा से मिलने चली गई। सर, जब मैंने रति को अपनी आंखों के सामने खड़ा पाया जिंदा, तो मेरे होश ही उड़ गए सर। पिछले 8 साल की पूरी तस्वीर मेरे आंखों के सामने आ गई। रति को चलती ट्रेन से धक्का देने के बाद जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो मेरा मन हाथ में हिलाने से भर गया था सर। मेरी एक छोटी सी गलती ने रातों की नींद हराम करती थी सर। मैं प्रायश्चित करना चाहता था सर। मैं अपनी बहन से बात करना चाहता था। मैं बहन को पाना चाहता था फिर से। फिर अचानक एक दिन मुझे पता चला कि मुंबई में एक औरत मित्रा नाम की है जो आत्माओं से कांटेक्ट कराती है। फिर मैंने 7 से 8 साल उस औरत की सिर्फ इसलिए गुलामी की सर ताकि वो मेरी मरी हुई बहन से बात करा सके। और जो मैंने पाप किया था उसकी मैं माफी मांग सकूं मेरी बहन से। उस औरत ने मुझे अपनी बहन से बात भी करवाया सर। तो मुझे यकीन हो गया सर कि मेरी बहन मर चुकी है और मैं उसकी आत्मा से बात कर रहा हूं। लेकिन जब रति को मैंने सामने देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उस औरत ने मुझे बेवकूफ बनाया था सर। वो औरत उसका बाप दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे सर। अगर वो दोनों मुझे बेवकूफ नहीं बनाते सर, मैं अपनी बहन को खोज निकालता। उसको कुछ बर्दाश्त नहीं करना होता जो ये सह चुकी थी। इसलिए मैंने उसका पहले बाप को मारा सर। ये सब आपको पता था ना? देखो, तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने जो किया वो भी गलत था। लेकिन कानून हाथ में लेने के बजाय तुम अगर पुलिस के पास आते तो पुलिस तुम लोगों की जरूर मदद करती। और अगर तुम पुलिस के पास जाते तो बाकी की जिंदगी तुम अपने बहन के साथ हंसी खुशी गुजार सकते थे। वो अपनी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे बिताना। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे रति। मुझे माफ कर दे, अपने भाई को माफ कर दे। हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिसमें जीते हैं, ठीक उसी दुनिया में एक दूसरी दुनिया भी है जो कि उतनी ही भरी हुई और आबाद है जितनी कि हमारी दुनिया। और इस दूसरी दुनिया से हमारी इस दुनिया का और हमारी जिंदगी का गहरा संबंध भी है। और वो दूसरी दुनिया है हमारे दिमाग की दुनिया, जो हर तरह के विचारों से और भावनाओं से आबाद रहती है। अच्छे विचार, बुरे विचार, शक, लालच और इंसानी सोच से जुड़ी हर भावना हमारी इस दिमागी दुनिया में रहती है और लगातार हमारी जिंदगी को प्रभावित भी करती रहती है। अगर विचार और भावनाएं सकारात्मक हैं, सही हैं, तो उनके प्रभाव भी सकारात्मक और अच्छे ही होते हैं। लेकिन अगर विचार गलत या दूषित हैं तो उसका प्रभाव हमारी जिंदगी को भी दूषित कर देता है और कई मामलों में बर्बाद भी, जैसा कि मित्रा, रंजन, प्रशांत और इस कहानी के अन्य किरदारों के साथ हुआ। इन सब की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने अपने दिमाग में उठने वाले गलत करने के विचार के सामने हथियार डाल दिए और उसी गलत विचार ने इनकी जिंदगी तबाह कर दी। हत्याओं की इन गुत्थियों को सुलझा लिया गया, लेकिन रंजन अपने अपराध बोध का सामना नहीं कर पाया और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसका इलाज इस वक्त एक मानसिक चिकित्सालय में चल रहा है। रति पर अदालत में केस फाइल कर दिया गया है, जिसमें उसकी पैरवी के लिए एक एनजीओ ने उसकी मदद की पेशकश की है। हम उम्मीद करते हैं कि रति को अदालत से इंसाफ मिले और हमें इस कहानी से एक सबक। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।